वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पिछले 6 लेक्चर्स में हमने बात की थी एथिक्स की यूनिट 1 के बारे में, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के बारे में। यूनिट 1 को हमने ऑलमोस्ट पूरे तरीके से कवर कर लिया है। यूनिट 1 का सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये जो टॉपिक है यूनिट 1 का, ये अभी बचा हुआ है। इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एथिक्स की यूनिट 2। और एथिक्स की यूनिट 2 टाइटल्ड है एटीट्यूड। आज के सेशन में हम बात करेंगे एटीट्यूड के मीनिंग के बारे में, पढ़ेंगे एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के बारे में, और बात करेंगे एटीट्यूड के फंक्शंस के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो एटीट्यूड is an individual's perception. Attitude is an individual's perception. परसेप्शन कहो या फिर आप ओरिएंटेशन भी कह सकते हो। एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। बेहद सिंपल, किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति आपका परसेप्शन, आपका ओरिएंटेशन किस तरीके का है, उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को एटीट्यूड बुलाया जाता है। सवाल आता है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो जिस भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, एनीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी thought about, anything that can be thought about is known as attitude object। जिस भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान के बारे में सोच सकते हो, आप किसी जगह के बारे में सोच सकते हो, आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हो, आप किसी आइडिया या फिर आइडियोलॉजी के बारे में सोच सकते हो, आप किसी इमोशन के बारे में सोच सकते हो। मोटे मोटे तौर पे अगर कहें तो जिस भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बुलाया जाता है। ये जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, इसके प्रति आपका जो परसेप्शन है, या फिर ये कहें कि आपका जो ओरिएंटेशन है, वो 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन से 3 तरीके का ओरिएंटेशन हो सकता है। एक तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा, आपका जो ओरिएंटेशन है वो नेगेटिव हो सकता है। और तीसरा, आपका जो ओरिएंटेशन है वो एम्बीवेलेंट हो सकता है। एम्बीवेलेंट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ये जितनी भी बातचीत हमने की, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, एक बच्चा है, और ये जो बच्चा है ये नया नया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया है। ये जो बच्चा है, इसे यूपीएससी से मोहब्बत है, ये आईएएस बनना चाहता है। और यूपीएससी की डिफिकल्टीज क्या है इसको पता ही नहीं है। ये जो बच्चा है ये यूपीएससी के हनीमून फेज में है। इस बच्चे को एक आदमी कहता है कि बेटा, ये जो एग्जाम है ये बेहद टफ है। ये बच्चा क्या कह रहा है, टफ? टफ क्या होता है, टफ वफ कुछ नहीं होता। आपने फालतू का माहौल बनाया हुआ है। मैं तो 1 साल का गोल लेके आया हूँ। 1 साल में ये जो एग्जाम है इसको क्लियर करूंगा। अगले साल लिस्ट में नाम देख लेना मेरा।
जीएस कंप्लीट किया हुआ है, ऑप्शनल कंप्लीट करना है और फिर पीवाईक्यूज लगाने, और अगले साल फॉर श्योर लिस्ट में नाम देख लेना मेरा। ये जो टफ वफ की बात है ना, ये फालतू बातें हैं, ये फालतू का माहौल बनाया हुआ आप लोगों ने। ये जो बच्चा है इसको पता ही नहीं है, यूपीएससी भूत बना देती है। ये जो बच्चा है इसका एटीट्यूड यूपीएससी के प्रति कैसा है? पॉजिटिव है। अब इमेजिन करो दूसरा बच्चा है, और ये जो दूसरा बच्चा है इसने लगभग 6-7 अटेम्प्ट्स दे लिए हैं, इसके अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, काम हो नहीं पाया है। इस बच्चे से कोई आदमी पूछता है कि बताओ भाई यूपीएससी के बारे में बताओ, ये क्या कहेगा? यूपीएससी बेहद घटिया चीज है, यूपीएससी बेहद वाहियात चीज है, यूपीएससी बर्बाद कर देती है। मैं तो ये कह रहा हूँ 6 साल अपने बच्चे को बिजनेस कराओ, कुछ ना हो तो क्लर्क बना दो, लेकिन यहाँ पे 6 साल बर्बाद करने के लिए मत भेजना। बड़ी बेकार चीज है। और कितना वेग प्रोसीजर है। इंटरव्यू में किसी को 250 नंबर दे देते हैं, तो किसी को 150 नंबर देते हैं। मैं तो रही इस इंटरव्यू की वजह से गया, बाकी तो सब सॉर्टेड था। यूपीएससी जिंदगी बर्बाद कर देती है। बिल्कुल भी अपने बच्चे को यहाँ पे मत भेजना। ये जो बच्चा है इसका एटीट्यूड यूपीएससी के प्रति कैसा है? नेगेटिव है। अब इमेजिन करो एक तीसरा बच्चा है। ये जो बच्चा है इसने 2-3 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, एक आधा इंटरव्यू भी दिया हुआ है। इससे कोई आदमी पूछता है कि बताओ भाई यूपीएससी के बारे में बताओ, ये क्या कहेगा? कि चीज़ तो बढ़िया है, मज़ा तो बहुत आता है, नॉलेज तो खूब मिलती है, और अगर बन गए तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर नहीं बने तो खतरा है। अगर नहीं बने तो फिर क्या करेंगे वो नहीं पता है। अगर नहीं बने तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये जो बच्चा है इसका जो एटीट्यूड है यूपीएससी के प्रति, ये कुछ कुछ एम्बीवेलेंट है। बेहद सिंपल, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड इज एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। सवाल आता है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी थॉट अबाउट इज नोन एज एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। और ये जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है इसके प्रति आपका जो परसेप्शन है, आपका जो ओरिएंटेशन है, वो 3 तरीके का हो सकता है: पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट। बेहद सिंपल सी बातचीत है। एक बड़े फेमस इंसान हुए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था कार्ल जंग। कार्ल जंग कहो या फिर कार्ल जुंग कहो, जो भी आपको ठीक लगे वो बुला लो। ये जो कार्ल जुंग है ये स्वीडन के बड़े फेमस साइकेट्रिस्ट हुए। ये जो कार्ल जुंग है इन्होंने एटीट्यूड के लिए क्या कहा? इन्होंने एटीट्यूड के लिए कहा कि एटीट्यूड इज बेसिकली द रेडीनेस। एटीट्यूड इज बेसिकली द रेडीनेस ऑफ द साइकी। रेडीनेस ऑफ द साइकी या फिर माइंड टू एक्ट और रिएक्ट, टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। कार्ल जुंग ने क्या कहा? एटीट्यूड इज बेसिकली द रेडीनेस ऑफ द साइकी टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। सेम बात कह रहे हैं। कोई एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति हमारा एक ओरिएंटेशन होता है। उस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग वो जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है उसके प्रति हम एक्ट और रिएक्ट करते हैं। इसी रेडीनेस ऑफ द साइकी को टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे कार्ल जुंग ने क्या बुलाया? एटीट्यूड बुलाया। एटीट्यूड की ये वाली डेफिनेशन अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको एटीट्यूड की ये वाली डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। देखो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जो एटीट्यूड है इसके 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो एटीट्यूड है ये 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। सवाल आता है कि एटीट्यूड के कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात होती है कॉग्निटिव कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले
बात होती है कॉग्निटिव कंपोनेंट के बारे में। और कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब क्या है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो बिलीफ, बिलीफ, आइडिया और ओपिनियन। बिलीफ, आइडिया और ओपिनियन अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति आपका बिलीफ क्या है, आपका आइडिया क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, वही एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट बनाता है। इसको और बेहतर तरीके से अगर समझें तो एक टर्म शायद आपने सुना होगा, एक टर्म होता है कॉग्निशन। और कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन का मतलब होता है द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने सबसे पहली बार इस बोर्ड को देखा तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिली, जैसे ये हरे कलर का है। या फिर जब आपने पहली बार इस शर्ट को देखा तो आपको इस शर्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली, जैसे ये सफ़ेद है, इसमें ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हैं। ये जो प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को कॉग्निशन बुलाया जाता है। लेकिन कॉग्निशन के थ्रू ये जो नॉलेज हमें मिलती है, कॉग्निशन के थ्रू ये जो नॉलेज या फिर ये कहें ये जो जानकारी हमें मिलती है, ये नॉलेज राइट भी हो सकती है और ये नॉलेज रॉन्ग भी हो सकती है। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो कॉग्निशन है, इसके थ्रू जो नॉलेज हमें मिलती है वो राइट भी हो सकती है, वो रॉन्ग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कल्चर में आम तौर पे ये माना जाता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो बुरा होता है, दिन खराब हो जाता है। ये हमारा बिलीफ है, ये हम मानते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या ये नॉलेज सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, बट हाँ हमारा बिलीफ है। या फिर छोटे बच्चों को खिलाने के लिए, सुलाने के लिए जो दादी माँ होती है वो आम तौर पे भूत की कहानी सुनाती है। और भूत की कहानी सुन सुन के ये जो बच्चा है, इसके दिमाग में भूत के बारे में एक बिलीफ बनने लग जाता है। ये जो नॉलेज है भूत के बारे में, ये सही है या गलत है पता नहीं। मेरे हिसाब से तो भूत होते नहीं है, लेकिन हाँ एक बिलीफ है जो कि इस बच्चे को इम्पेक्ट करता है। तो ये जो नॉलेज है ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस। आम तौर पे डॉक्टर से बताते हैं कि जो लोग हैं वो सांप के जहर से नहीं मरते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो डर से, वो नर्वसनेस से मर जाते हैं। जबकि सच क्या है? सच ये है कि 90% से ज़्यादा सांप जहरीले होते ही नहीं हैं। लेकिन आम तौर पे हम क्या मानते हैं कि सांप के अंदर जहर होता है। तो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग। लेकिन ये जो नॉलेज है ये राइट भी हो सकती है, ये रॉन्ग भी हो सकती है। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग। और जब हम किसी चीज के बारे में कुछ जानते हैं तो उस चीज को लेके हमारे अंदर एक बिलीफ डेवलप होता है, एक आइडिया डेवलप होता है, एक ओपिनियन डेवलप होता है। कॉग्निशन की वजह से किसी चीज के लिए हमारे अंदर एक बिलीफ डेवलप होता है, एक आइडिया डेवलप होता है, एक ओपिनियन डेवलप होता है। और ये जो बिलीफ, ये जो आइडिया, ये जो ओपिनियन डेवलप हुआ, यही एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट को फॉर्म करता है। तो एटीट्यूड का एक कंपोनेंट कौन सा है? एटीट्यूड का एक कंपोनेंट है कॉग्निटिव कंपोनेंट। एटीट्यूड का दूसरा कंपोनेंट कौन सा है?
एटीट्यूड का दूसरा कंपोनेंट है अफेक्टिव। अफेक्टिव कह लो या फिर इमोशन कह लो। अफेक्टिव का मतलब ही होता है इमोशन। ये जो अफेक्टिव कंपोनेंट है, इसके तहत क्या होता है, द इमोशन द generated the emotion generated towards an attitude object, the emotion generated towards an attitude object forms the affective component of the attitude. For example, बिलीव क्या था कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो बुरा होता है, दिन खराब हो जाता है। ये जो बिलीफ है, ये एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट फॉर्म करता है। लेकिन अगर कभी एक्चुअल में बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको डर लगता है, आप डर जाते हो। ये जो डर है, ये जो इमोशन जनरेट हुआ, ये एटीट्यूड के अफेक्टिव कंपोनेंट को फॉर्म करता है। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? तीसरा कंपोनेंट है बिहेवियरल टेंडेंसी। तीसरा कंपोनेंट है बिहेवियरल टेंडेंसी। और बिहेवियरल टेंडेंसी का मतलब द द विलिंगनेस टू टेक एक्शंस। बिहेवियरल टेंडेंसी का मतलब क्या है? द विलिंगनेस टू टेक एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आम तौर पे हमारी सोसाइटी में कुछ कम्युनिटीज़ के लिए एक धारणा होती है, जैसे हिंदू फैमिलीज़ के अंदर मुस्लिम्स को लेके और मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर हिंदूज़ को लेके एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट होता है। बचपन से एक बच्चा ऐसी किसी फैमिली में बड़ा हो रहा है, ये जो बच्चा है इसके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा कि ये जो सामने वाली कम्युनिटी है ये खराब है, इससे बात नहीं करनी है, ये गलत लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। ये जो बिलीफ बना, ये एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है। अब इमेजिन करो, ये जो बच्चा है इसके सामने एक दिन ये जो दूसरी कम्युनिटी है इसके 5 लोग आ गए। ये जो 5 लोग हैं ये आराम से जा रहे हैं, इन्होंने इस बच्चे को कुछ कहा नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों को देखते ही ये जो बच्चा है इसके अंदर एक एंगर देखने को मिला। इस बच्चे के अंदर एक हेट्रेड वाला इमोशन जनरेट हुआ। इस बच्चे के अंदर एक फियर वाला इमोशन भी जनरेट हुआ। ये जो इमोशन जनरेट हुआ, ये एटीट्यूड के अफेक्टिव कंपोनेंट को फॉर्म करता है। अच्छा, ये जो बच्चा है अब ये कैसे बिहेव करेगा? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ये जो बच्चा है ये चुपचाप से अपने रास्ते निकल जाए, या फिर ये बच्चा क्या सोचे कि पास आने दो, जैसे ही पास आएंगे सबको मारूंगा। या क्या कर सकता है, पत्थर उठाए और मार दे। अब जरूरी नहीं है कि ये जो बच्चा है जो इमोशन ये फील कर रहा था उस इमोशन के अकॉर्डिंग ही ये बच्चा एक्ट करे। एक्ट किसी भी तरीके से कर सकता है। और ये जो एक्शन है, विलिंगनेस टू टेक एक्शन है, यही एटीट्यूड के तीसरे कंपोनेंट बिहेवियरल टेंडेंसी को फॉर्म करता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो एटीट्यूड है इसके 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा बिहेवियरल टेंडेंसी। अच्छा, ये जो 3 कंपोनेंट्स के बारे में हमने बातचीत की, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको एबीसी मॉडल बुलाया जाता है। इसको एबीसी मॉडल या फिर कैब मॉडल, सीएबी मॉडल भी बुलाया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे एटीट्यूड के कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया है तो आप ये लिखोगे। एग्जाम में अगर आपसे एबीसी मॉडल के बारे में पूछा गया है तो भी आप यही लिखोगे। और एग्जाम में अगर आपसे कैब मॉडल के बारे में पूछा गया है तो भी आप यही लिखोगे। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है और एटीट्यूड के कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एटीट्यूड का एक टाइप है प्रेजुडिस।
प्रेजुडिस जो है वो एटीट्यूड का एक टाइप है। प्रेजुडिस के बारे में हम बात करें उससे पहले एक टर्म और समझो। एक टर्म आपने सुना होगा, स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स फॉर श्योर इसके बारे में आपने सुना होगा। अच्छा, आम तौर पे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। जो एक आम स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है वो क्या है कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता है। और ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमारे दिमाग में बहुत गहरे से बैठा हुआ है। इसका एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, एक छोटा सा बच्चा है हमारे कॉलोनी में, और एक दिन मैं इसके साथ में खेल रहा था और एक लड़की गाड़ी चला के ला रही थी। ये मेरे को क्या बोलता है, तातू तातू तातू, साइड में हिट जाओ, साइड में हिट जाओ, लड़की गाड़ी चला रही है, लड़की गाड़ी चला रही है। अच्छा, जब ये बोल रहा था तो बड़ा क्यूट लग रहा था, लेकिन सोचो ये जो स्टीरियोटाइप है ये कितना गहरे तरीके से हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है कि छोटा सा बच्चा है उसके दिमाग में भी इसको इम्प्लांट कर दिया गया है। जबकि रियलिटी क्या है, लड़कियां बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं, लेकिन हाँ, आम तौर पे स्टीरियोटाइप क्या है कि लड़कियां गाड़ी चला ही नहीं सकती हैं। इनफैक्ट जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वहां पे अगर कोई लड़की कहे कि पापा मेरे को गाड़ी चलाना सीखना है तो पापा डर जाते हैं। लड़की अगर कहे कि मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ तो घर वाले क्या कहेंगे कि बेटा दीदी के साथ जाओ, दीदी के साथ जाओ। जबकि लड़के ने हो सकता है गाड़ी 4 बार ठोकी हो और लड़की ने एक भी बार ना ठोकी हो, लेकिन फिर भी एक स्टीरियोटाइप है कि लड़की है तो गाड़ी नहीं चला सकती। तो बेसिकली ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये ओवर जनरलाइज्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ओवर जनरलाइज्ड होते हैं। जैसे लड़की गाड़ी नहीं चला सकती है, ओवर जनरलाइजेशन है। जबकि अगर रियलिटी देखोगे तो लड़कियां बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये अगेंस्ट अ कम्युनिटी, ये अगेंस्ट अ कम्युनिटी या अगेंस्ट अ ग्रुप होते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये किसी कम्युनिटी के, ये किसी ग्रुप के अगेंस्ट होते हैं, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होते हैं। किसी लड़की के प्रति अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी नहीं चला सकती है तो वो जो स्टीरियोटाइप है वो उस लड़की के लिए नहीं है, वो पूरे उस कम्युनिटी के लिए है, पूरे उस ग्रुप के लिए है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमारे दिमाग में बड़े गलत स्टीरियोटाइप्स देखने मिलते हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये अबाउट अ कम्युनिटी होते हैं, ये अबाउट अ ग्रुप होते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये ये जनरली नेगेटिव होते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये जनरली नेगेटिव होते हैं, लेकिन कभी कभार ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टीरियोटाइप क्या है कि मदर्स जो हैं वो केयरिंग होती हैं। लेकिन क्या सभी मदर्स केयरिंग होती हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं होती हैं। इनफैक्ट आजकल की जो मदर्स हैं वो तो 4 बोतल वोट का पार्टी यूं ही चलेगी, बच्चा सड़क पर रो रहा है बगल में खड़े होके, और मम्मी जो है वो पड़ी हुई हैं। तो मदर्स आर केयरिंग, ये पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है। इनफैक्ट आजकल आप देखते होंगे कि जो बच्चे हैं और जो मदर्स हैं उनके खूब सारे वीडियोस देखने मिलते हैं कि माँ जो है वो किसी अपनी ही दुनिया में बिजी है और बच्चा बगल में खड़ा होकर रो रहा है। तो है तो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप, लेकिन स्टीरियोटाइप है। अच्छा, ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये एक पॉइंट के बाद एक्सपेक्टेशंस भी बन जाते हैं। जैसे हो सकता है माँ जो है वो उतनी केयरिंग ना हो, लेकिन सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस के चलते ये जो मदर है इसको केयरिंग तौर पे बिहेव करना पड़ता है। अच्छा, ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये आराम से खत्म हो जाते हैं या फिर ये रिजिड होते हैं? ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये रैशनल होते हैं या इररेशनल होते हैं? बट ऑब्वियस सी बात है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा
कि ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये इरेशनल होते हैं। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो ओवर जनरलाइज्ड बिलीव्स होते हैं अबाउट अ कम्युनिटी, अबाउट अ ग्रुप होते हैं, जनरली नेगेटिव होते हैं लेकिन कभी कभार पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये इरेशनल होते हैं। अब आते हैं प्रेजुडिस पे। ये जो प्रेजुडिस है इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एटीट्यूड। प्रेजुडिस जो है वो एक टाइप ऑफ एटीट्यूड है। ये जो प्रेजुडिस होता है ये नेसेसरीली नेगेटिव होता है। ये जो प्रेजुडिस होता है ये नेसेसरली नेगेटिव होता है। और ये जो प्रेजुडिस होता है ये भी बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। ये जो प्रेजुडिस है इसी का जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, इसी का जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको स्टीरियोटाइप्स बुलाया जाता है। प्रेजुडिस जो है वो एटीट्यूड है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कॉग्निटिव, इसमें अफेक्टिव और इसमें बिहेवियरल तीनों ही कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। इसका जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको स्टीरियोटाइप बुलाया जाता है। और इसका जो बिहेवियरल कंपोनेंट है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको डिस्क्रिमिनेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? उसको डिस्क्रिमिनेशन बुलाया जाता है। किसी प्रेजुडिस के बेस पे जब लोगों के अगेंस्ट में, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में, किसी ग्रुप के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फॉर्म करता है बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस को। और प्रेजुडिस में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल तीनों ही कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन इन तीनों का मतलब क्या है। अच्छा, ये जो एटीट्यूड है इस एटीट्यूड के कई फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे एटीट्यूड के फंक्शंस के बारे में। एटीट्यूड के फंक्शंस कह लो या फिर एटीट्यूड का रोल क्या है वो कह लो, या फिर एटीट्यूड का बेनिफिट क्या है वो कह लो। अमेरिका में एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था डैनियल कैट्स। क्या नाम था? डैनियल कैट्स। ये जो डैनियल कैट्स हैं इन्होंने एक थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि ये जो एटीट्यूड है इसके चार फंक्शंस हैं। डैनियल कैट्स ने एटीट्यूड के चार फंक्शंस के बारे में बात की। कौन कौन से चार फंक्शंस हैं? सबसे पहले डैनियल कैट्स ने बात की नीड फंक्शन के बारे में। सबसे पहला कौन सा फंक्शन है? नीड फंक्शन। ये जो नीड फंक्शन है इसको यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन फंक्शन भी बुलाया जा सकता है। अच्छा, ये जो नीड फंक्शन है इसके तहत डैनियल कैट्स क्या कह रहे हैं? डैनियल कैट्स ये कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं हम बेसिकली क्या चाहते हैं? हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारा जो प्लेजर है, हमारा जो प्लेजर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हमारा जो पेन है वो मिनिमाइज हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो प्लेजर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हमारा जो पेन है वो मिनिमाइज हो जाए। ऐसी चीज़ें जो हमारे प्लेजर को बढ़ाती हैं और पेन को कम करती हैं उनके प्रति हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे प्लेजर को कम करती हैं और पेन को बढ़ाती हैं उनके प्रति हम नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है। ये बच्चा पहली पहली बार पढ़ने के लिए घर से बाहर गया है, किसी दूसरे शहर में गया है और वहाँ पे इसकी दोस्ती हो गई 5-6 लोगों के साथ में। ये जो 5-6 लोग हैं ये सब सिगरेट पीते हैं, ये सब सुट्टा मारते हैं। ये जो बच्चा है, ये बच्चा
इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, ये बच्चा इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है। हो सकता है इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए ये जो बच्चा है ये सिगरेट पीने की शुरुआत कर दे। हालांकि सिगरेट का भी नुकसान है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो बच्चा है इसका प्लेजर किस चीज से जुड़ा हुआ है, इसका प्लेजर इस चीज से जुड़ा हुआ है कि ये बच्चा इस ग्रुप का पार्ट बन जाए। तो अपने प्लेजर को बढ़ाने के लिए हो सकता है ये जो बच्चा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्मोकिंग की शुरुआत कर दे। और आम तौर पे यही होता है, हम किसी फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ में हैंग आउट करना चाहते हैं, और इसी वजह से कई सारी गंदी आदतें हमें लग जाती हैं। तो नीड फंक्शन के तहत, या फिर ये कहें कि यूटिलिटेरियन फंक्शन के तहत, डैनियल कैट्स क्या कह रहे हैं कि हम बेसिकली क्या चाहते हैं। हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो प्लेजर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हमारा जो पेन है वो मिनिमाइज हो जाए। ऐसी चीज़ें जो हमारे प्लेजर को बढ़ाती हैं और पेन को मिनिमाइज करती हैं, उन चीज़ों के प्रति हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि हमारे प्लेजर को कम करती हैं और पेन को बढ़ाती हैं, उन चीज़ों के प्रति हम नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है नीड फंक्शन, दूसरा फंक्शन है नॉलेज फंक्शन, दूसरा फंक्शन है नॉलेज फंक्शन। डैनियल कैट से पूछा गया कि बताओ भाई ये नॉलेज फंक्शन में क्या होता है। तो डैनियल कैट्स ने बताया कि देखो, हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम बेसिकली ये चाहते हैं कि ये जो दुनिया है इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए, हमें नॉलेज मिल जाए। क्यों? बिकॉज अगर हमें नॉलेज मिल जाएगी तो ये जो दुनिया है इसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे और इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, और उनको समझने के लिए हम एटीट्यूड का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में कोई इंसान है, ये जो इंसान है ये रोज मंदिर जाता है। आपको पता नहीं है कि मंदिर जाके क्या करता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि रोज मंदिर जाता है। तो आप इस इंसान के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लोगे, इस इंसान को आप रिलीजियस मान लोगे। जबकि हो सकता है ये जो इंसान है ये रोज मंदिर जा रहा हो दान पेटी से पैसे चुराने के लिए। आजकल तो खूब न्यूज़ आ रही है। लेकिन क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपको सिर्फ इतना पता था कि ये जो आदमी है ये रोज मंदिर जाता है, तो आपने इस आदमी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया। बेसिकली दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ों के प्रति अपना एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हमारी लाइफ में हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं उनके बेसिस पे भी हम उन चीज़ों के प्रति अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं, और ये जो अंकल हैं इनके साथ 3-4 साल पहले कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया था, 50,000 रुपये का मान लेते हैं। अब देखना, ये जो अंकल हैं 4-5 साल खत्म होने के बावजूद ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए राजी नहीं होंगे। ऑनलाइन पेमेंट के प्रति इनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज इनका जो एक्सपीरियंस है वो वैसा रहा। तो दूसरा है नॉलेज फंक्शन। तीसरा, डैनियल कैट्स ने बात की ईगो डिफेंसिव फंक्शन के बारे में। ईगो डिफेंसिव फंक्शन के बारे में। और ये जो ईगो डिफेंसिव फंक्शन है ये कुछ कुछ वो वाला फंक्शन है जो कि हमें समझ में आता है। हम आम तौर पे क्या कहते हैं कि ये जो आदमी है ना इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। ये जो स्टेटमेंट है ये बात करता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन के बारे में। ये जो ईगो डिफेंसिव फंक्शन है ये हमारे सेल्फ एस्टीम को, ये हमारे सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं,
और ये कैरम खेल रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इनमें कोई एक बच्चा है जो कि लगातार हार रहा है। थोड़ी देर के बाद ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा एकदम से पैर झाड़ेगा, खड़ा होगा और बोलेगा, कैरम बेकार गेम होता है, मैं नहीं खेलूंगा कैरम, मेरे को तो छुपन छुपाई खेलनी है। ये क्या हुआ? ये जो बच्चा है इसका जो ईगो डिफेंसिव फंक्शन है वो काम कर रहा है। ये जो बच्चा है ये अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल है सोशल मीडिया ट्रोल्स। ये जो सोशल मीडिया ट्रोल्स होते हैं ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली ईगो डिफेंसिव फंक्शन के तहत काम कर रहे हैं। इन्हीं ट्रोल्स को अगर बोला जाए कि सामने आके किसी आदमी को तू बोल के दिखाओ, ये तू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अनोनिमस है, किसी को पता नहीं है कौन है पर्दे के पीछे, तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो तीसरा फंक्शन है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। डैनियल कैट्स ने चौथे फंक्शन के बारे में भी बात की। और चौथा फंक्शन कौन सा है? चौथा फंक्शन है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, और ये तो नाम से ही क्लियर है। हमारी जो भी वैल्यूज हैं, हमारे अंदर जो भी वैल्यूज हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम कंडक्ट में लेके आते हैं। तो ये जो वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन है ये एक तरीके से हमारी सेल्फ एस्टीम को, हमारी सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करता है। ये जो वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन है ये हमारी सेल्फ एस्टीम को प्रमोट करता है। बेसिकली हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसको हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कंडक्ट में लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा हो सकता है हेल्दी रहना, हेल्थ के प्रति आप बहुत कॉन्शियस हो। ये जो आपका वैल्यू सिस्टम है इसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हो? जिम जाके, वर्कआउट करके, साइकिलिंग करके। तो जिम के लिए, वर्कआउट के लिए, साइकिलिंग के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो बेहद पॉजिटिव हो जाएगा। इन चार फंक्शंस के बारे में बात की डेनियल कैट्स ने, और ये जो चार फंक्शंस हैं यही आपको याद रखना है। देखो, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड के कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं, और एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं, और इसके अलावा प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इजी और सिंपल सा लेक्चर था, और एटीट्यूड बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो एटीट्यूड बहुत ढंग से डिफाइन किया गया है। तो ये जितनी भी बातचीत है इसको ढंग से पढ़ना, अपने नोट्स बनाते रहना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।